अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं। बहुत शुक्रिया सभी लोगों का जिन्होंने जी अपने बिज़ी शेड्यूल में से टाइम निकाल के आप हमारे पास आए हमारी बात सुनने के लिए। और हम चलते हैं जी न्यूज़ की तरफ। सबसे पहले बात करेंगे हम अपने प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब की। जी हाँ, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि आसिफ अली ज़रदारी साहब जो इस वक़्त पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं और दुबई में हैं। जी हाँ, आप ये समझिए कि प्रेसिडेंट वो पाकिस्तान के हैं लेकिन वो दुबई में मौजूद हैं। और कहा ये जा रहा था पहले कि जी 4 नवंबर से लेके 7 नवंबर तक आसिफ अली जरदारी साहब का विजिट था चाइना का। जी हाँ, उन्होंने चाइना जाना था और वहां पर जाके कुछ बातचीत करनी थी चाइना की अथॉरिटीज से। लेकिन अब हुआ ये है कि वो दुबई पहुंचे और दुबई में बताया ये गया कि जब वो जहाज की सीढ़ियां उतर रहे थे दुबई में तो उसमें उनके पाँव में फ्रैक्चर हो गया। 4 वीक्स के लिए प्लास्टर चढ़ा दिया गया है, वो तो मैंने आपको बताया ही था। लेकिन उसके बाद हुआ ये कि आसिफ अली जरदारी साहब वापस नहीं आए और अभी तक वो दुबई में ही मौजूद हैं। कहा यह जा रहा है, लोग बड़े हैरान हो रहे हैं कि जी पाकिस्तान कैसी कंट्री है जो अपने प्रेसिडेंट को पाकिस्तान नहीं ला पा रहे। ठीक है, पाँव में फ्रैक्चर हो गया होगा लेकिन अब तो उन्हें वापस आ जाना चाहिए। और लेकिन वो अब में वापस आते हुए दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि चाइना जिसके साथ हमारी दोस्ती आप लोग जानते ही हैं कि शहद से मीठी और समंदर से गहरी और पहाड़ों से ऊंची और न जाने क्या क्या चीजें हमने अपनी दोस्ती यारी में चाइना के साथ बता रखी हैं। तो वो भी आपको मालूम ही होगा कि चाइना जो है, चाइना के ऊपर या चाइनीज सिटीजन्स पे एक बार फिर अटैक हुआ है। और कराची जो कि पाकिस्तान की बिजनेस सिटी भी कहलाती है, चाइना के लोगों के ऊपर, 2 लोगों के ऊपर जो है गार्ड ने फायरिंग कर दी। कहा यह जा रहा है कि वो किसी फैक्ट्री में गए थे ये 2 लोग चाइना के, और वहां पे मौजूद गार्ड के साथ उनकी कोई बहस हो गई और जिसके बाद गार्ड ने उनके ऊपर फायर खोल दिया और उनको गोलियां मार दी। अब वो दोनों फिलहाल जख्मी बताए जा रहे हैं। हो सकता है मेरी वीडियो आने तक वो दोनों जो है वो मतलब उनकी डेथ हो जाए या वो आगे जो है वो ना सरवाइव कर पाए। लेकिन बात सारी ये है कि फैक्ट्री में वो गए तो गार्ड के साथ उनकी क्या बहस हुई। बाकी तो आप जानते ही हैं कि कोई चाइनीज लैंग्वेज ऐसी है जो कि पाकिस्तानियों को नहीं आती। और चाइना के लोगों को मैं नहीं समझती कि पंजाबी या उर्दू या कोई ऐसी लैंग्वेज आती होगी जिसमें कि वो गार्ड के साथ उनके बहस हुई होगी। बहस होने के लिए या डिबेट होने के लिए बहुत एक लंबा टाइम चाहिए होता है कि एक दूसरे को कुछ बोलें और समझें। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हुआ है। लेकिन बहरहाल अभी तक किसी भी ग्रुप ने या किसी भी टेरर ग्रुप ने या किसी भी एक्टिविस्ट ने या जो भी कह लीजिए, कुछ लोगों ने एक्टिविस्ट कहते हैं, कुछ लोगों ने टेररिस्ट कहते हैं, कुछ कोई और नाम दे रखा है, लेकिन किसी तरफ से किसी ग्रुप ने ये जिम्मेदारी अभी तक नहीं ली है कि उन्होंने चाइनीज वर्कर्स के ऊपर अटैक करवाया है। लेकिन बहरहाल चाइना के ऊपर अटैक हो रहा है। कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा ही था कि किस तरह से जो है वो कराची में चाइनीज इंजीनियर्स के ऊपर अटैक हुआ था जिसमें कि 3 चाइनीज इंजीनियर्स की जानें गई थी। तो बहरहाल अब चाइना इस वक्त बहुत नाराज है पाकिस्तान से। चाइनीज एम्बेसडर कह भी चुके हैं कि जी हम जो है पाकिस्तान की ये बातें जो है या ये जो अटैक्स हैं उसको एक्सेप्ट नहीं करते, जिसके ऊपर फॉरेन ऑफिस की तरफ से भी स्टेटमेंट आया था और वो मैंने आपको बताया भी था। बहरहाल चाइना के साथ टेंशन बढ़ती चली जा रही हैं। बहुत से लोगों का ख्याल ये है कि पाकिस्तान और चाइना की जो सो कॉल्ड फ्रेंडशिप है वो आगे चलती रहेगी और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कई लोगों का ये भी ख्याल है कि चाइना क्योंकि पाकिस्तान की कई जमीनें, कई कह लीजिए कि जो पाकिस्तान में एयरपोर्ट्स हैं, मोटरवेज हैं और कई जगह हैं, उन्हें मॉर्गेज करता जा रहा है। ये बात भी लोगों को पसंद नहीं आ रही। इस वजह से भी शायद चाइनीज जो सिटीजन हैं उनके ऊपर अटैक्स बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन चाइना क्या ये सब कुछ ले पाएगा? मुझे ऐसा नहीं लगता। बहुत से लोगों का कहना ये है कि चाइना ने जब भी किसी को कर्जा दिया है या किसी के ऊपर इन्वेस्टमेंट की है किसी कंट्री पे, तो उसने उस कंट्री पे कब्जा कर लिया है। लेकिन चाइना का वास्ता शायद पाकिस्तानियों से पहले नहीं पड़ा होगा। इस वजह से मुझे नहीं लगता कि चाइना जो है वो या चाइनीज जो है वो पाकिस्तान के ऊपर कब्जा कर सकते हैं या पाकिस्तान की जमीन ले सकते हैं या कोई भी इस तरह की चीज जो है जो वो दूसरी कंट्रीज के साथ करते आए हैं वो पाकिस्तान के साथ भी हो सकती है। ऐसा मुझे नहीं लगता। उनका अभी तक पाकिस्तानियों से वास्ता नहीं पड़ा होगा और अब पड़ा है
تو وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ کس طرح سے ان کا جانی اور مالی دونوں ہی نقصان ہو رہے ہیں۔ آپ نے کیا اس سے پہلے کبھی سنا ہے کہ چائنا نے کسی کو پیسہ دیا، چائنا نے کہیں انویسٹمنٹ کی اور جب پیسہ لینے کی یا اس کی بات آئی تو ان کے لوگوں کے اوپر اٹیک شروع ہو گئے اور ان کی کئیوں کی جان گئی؟ ایسا آپ نے صرف پاکستان میں ہوتا دیکھا ہوگا، اس لیے مجھے لگتا ہے کہ ایسا کچھ ہو رہا نہیں ہے۔ آصف علی زرداری صاحب جو کہ اس وقت دبئی میں ہیں، پاکستان کے پریزیڈنٹ ہیں، اور پاکستان اس وقت ایک طرح سے آٹو پائلٹ پہ چل رہا ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب یہاں ہے ہی نہیں، اور ہم ان کو لانے کے لیے بھی کوئی اقدامات نہیں کر رہے، کسی قسم کا کوئی کام نہیں کیا جا رہا جس سے ان کو یہاں لایا جائے۔ یا بھائی پاکستان کے پاس اتنا پیسہ تو ہوگا ہی نا، چاہے مانگے تانگے کا ہی صحیح، اتنا پیسہ تو ہوگا کہ اپنے پریزیڈنٹ صاحب کو پاکستان میں لا کر، اور جو 4 ویکس کے لیے ان کے پلسٹر چڑھا ہے ان کے پاؤں پہ، اس کا علاج یہیں ہو سکے۔ لیکن وہ تو تب ہوگا نا جب پریزیڈنٹ صاحب کہیں گے کہ ہاں جی میں آنے کو تیار ہوں۔ لیکن لگتا ہی ہے کہ جو پریزیڈنٹ صاحب ہیں آصف علی زرداری صاحب، وہ پاکستان آنے کے لیے فی الحال تیار نہیں ہیں، اسی وجہ سے وہ دبئی میں ہی رک گئے ہیں اور فریکچر ان کا وہیں ہوا ہے۔ اور اس کے بعد چائنا کا وزٹ وہ تو ظاہر ہے کینسل ہونا ہی تھا، اور وہ کینسل ہو گیا ہے۔ اور اس کا ایک ریزن یہ بھی لگتا ہے کہ شاید یہ بہانہ کیا گیا ہے کہ وہ تاکہ نہ جا سکیں چائنا، کیونکہ چائنا کے لوگ یا چائنیز گورنمنٹ اس وقت پاکستان کے لوگوں کو ویلکم کرنے کے لیے تیار نہیں دکھائی دیتی۔ ڈیفینیٹلی وہ بہت ناراض ہیں جس طرح سے ان کے ورکرز، ان کے سٹیزنز کو مارا جا رہا ہے یہاں پہ، یا ان پہ اٹیک کیے جا رہے ہیں، اس کو لے کر چائنا کی گورنمنٹ بہت پاکستان سے ناراض ہے۔ دوسری طرف ہاتھ ملا لیا ہے انہوں نے پی ایم مودی سے، جی ہاں، یعنی کہ جو پریزیڈنٹ ہیں، جو پرائم منسٹر ہیں بھارت کے، ان کے ساتھ بھی بات چیت شروع ہو گئی ہے، اور کئی جگہ پہ جو ہے لگ یہ رہا ہے کہ دونوں کنٹریز کے بیچ میں جو ٹینشن ہے وہ کم ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ چاہے وہ ڈاکٹر جے شنکر ہوں جو کہ فارن منسٹر ہیں بھارت کے، یا چاہے وہ پی ایم مودی ہوں، ان کے ساتھ چائنیز پریزیڈنٹ کی بھی بات ہوئی ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے برکس میں دونوں کی ملاقات ہوئی اور بات چیت ہوئی، تو اس سے لگ یہ رہا ہے کہ بھارت اور چائنا کے بیچ کی ٹینشن کم ہو جائے گی۔ اگر وہ کم ہو گئی تو پاکستان کی ضرورت بھی چائنا کو نہیں رہے گی، جو چائنا کے لیے پاکستان نے سوچ کے رکھا ہے کہ ہم چائنا کے کام آتے رہیں گے، ہم اٹھ کے چائنا کے طرف سے جو ہے بھارت کو ہم ٹف ٹائم دیتے رہیں گے، یا ہم الٹی سیدھی سٹیٹمنٹ لگاتے رہیں گے، جس کی وجہ سے چائنا خوش ہو کر ہمیں پیسہ بھی دیتا رہے گا اور ہمارے کام بھی آتا رہے گا۔ لیکن اگر چائنا اور بھارت آپس میں مل بیٹھے تو تیرا کیا ہوگا کالیا، وہ والی بات ہمارے اوپر آ جاتی ہے۔ لیکن بہرحال یہاں پر ہمیں دکھائی یہی دے رہا ہے کہ پاکستان کی جو امپورٹنس ہے چائنا کے لیے وہ کہیں نہ کہیں کم ہو گئی ہے۔ اس کی ریزن یہ بھی بتائی جا رہی ہے کہ کیونکہ بھارت کے ساتھ ان کے ٹرمز بہتر ہونے لگے ہیں، تو اس لیے بھی چائنا جانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ آصف علی زرداری صاحب کو پتا ہوگا کہ جو پیسہ لے رکھا ہے اس کو ری شیڈیول کرانے کے لیے، یا ان کو یہ تسلی دینے کے لیے کہ جی آپ سی پیک پہ اور انویسٹمنٹ کر دیجئے، اور آپ کے لوگ جو ہمارے یہاں اٹیک جن پہ ہو رہے ہیں وہ ہم روک لیں گے، اور یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے، اس قسم کی جو بیان بازی کے لیے جانے کی تیاری تھی وہ دری کی دری رہ گئی۔ ہو سکتا ہے چائنا نے کسی طریقے سے میسج بھی دیا ہو کہ یہاں مت آنا، ہم تمہیں بالکل ریسیو نہیں کریں گے اور نہ ہی 2 وقت کی روٹی دیں گے۔ تو اس لیے وہ 4 سے لے کے 7 نومبر تک کی جو وزٹ تھی اس کو کس طرح کینسل کیا جائے، تو آصف علی زرداری صاحب نے کہہ دیا کہ جی میرے پاؤں میں تو فریکچر ہو گیا، ہو سکتا ہے ہو بھی گیا ہو، لیکن بہرحال 10 طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں، اس میں یہ بھی ہے کہ یہ فریکچر اس وقت پہ ہی کیوں ہوا ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ اس پہ آگے ان سب چیزوں کو لے کر گورنمنٹ کس طرح سے چلتی ہے۔ بات کریں گے نواز شریف صاحب کی، تو نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بھی جی اس وقت لندن میں ہیں، اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بھی ہمیں پاکستان میں دکھائی نہیں دے رہے، کہا یہ جا رہا ہے کہ جی وہ لندن چلے گئے، یعنی کہ آصف علی زرداری صاحب دبئی چلے گئے، نواز شریف صاحب لندن چلے گئے، اور اب لگتا ہے کہ سارا بوجھ جو ہے وہ صرف شہباز شریف صاحب کے معصوم سے کندھوں کے اوپر ہی رہ گیا ہے۔ اب ایک طرف تو نواز شریف صاحب جو ہیں وہ یا تو پی آئی اے خریدنے جا رہے تھے، یا پھر وہ ایک دم ہی ملک چھوڑ کے اور لندن پہنچے، خیر واپس آ جائیں گے، بتایا یہی گیا ہے کہ جی واپسی ہو جائے گی۔ لیکن یہ سارے کے سارے لیڈر اس وقت ملک سے باہر کیوں ہیں؟ یہ سب کے سب اس وقت ملک سے بھاگ کیوں گئے ہیں، یا ایک طرح سے ملک سے چلے کیوں گئے ہیں اور کیوں نہیں ہے؟ اس کی ایک ریزن یہ بھی آ رہی ہے کہ جی ایک بہت ہی کنٹروورشل قسم کا جو بل پیش کیا گیا ہے پارلیمنٹ میں، اور جس کو پاس بھی کروا دیا گیا ہے، اس کے لیے شاید یہ لوگ اس کنٹری میں رہنا نہیں چاہتے تھے، اور چاہتے تھے پہلے یہ بل جو ہے، یہ جو کنٹروورشل قسم کا بل پارلیمنٹ میں لایا گیا ہے اور اس کو پاس بھی کر دیا گیا ہے، اس کے لیے یہ لیڈر یہاں نہیں رہنا چاہتے تھے تاکہ ان کی
गैर मौजूदगी में, इनके ना होते हुए ये बिल पास हो जाए। उसकी मैं आपको कुछ चीजें बता दूं कि जी जो सर्विस चीफ्स हैं जितने भी, चाहे वो आर्मी चीफ हो, चाहे वो एयरफोर्स के हो, नेवी के हो, या कोई भी, उनकी जी जो मुद्दत होती है मुलाजमत की, यानी कितने दिन वो चीफ रह सकते हैं, वो 3 साल थी। पहले 3 साल थी और अब उसको 5 साल कर दिया गया। यानी जो भी आर्मी चीफ आएंगे, नेवी के आएंगे, एयरफोर्स के आएंगे, दूसरे जितने भी चीफ्स होंगे पाकिस्तान के, वो जी अब 3 के बजाय 5 साल रहेंगे। उसके अलावा 3 साल की एक्सटेंशन भी मिल सकेगी। यानी कि जो पहले होता था कि एक्सटेंशन चाहिए तो प्राइम मिनिस्टर का अप्रूवल चाहिए होता था, और प्राइम मिनिस्टर को किसी तरीके से अप्रूवल करवाया जाता था, या अगर नहीं मान रहे, जैसे इमरान खान की एग्जांपल हमारे सामने, इमरान खान साहब ने जो है वो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को एक्सटेंशन दी थी, और उसके लिए इमरान खान साहब के साइन या उस सब चीजों की जरूरत पड़ी, उनकी हामी की जरूरत पड़ी, उनकी हाँ करने की जरूरत पड़ी। तो अब वो सब कुछ नहीं होगा, बल्कि वो एक्सटेंशन ऑटोमेटिकली खुद ही 3 साल की हो जाएगी। यानी कि 3 और 5 8 साल के लिए ये लोग हमारे सर पे रहेंगे, इनको कोई हटा नहीं सकता। बाकी हमारे दोस्त, हमारे कोलीग एजाज सैयद ने जब पूछा हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर साहब हैं कि सर वो जो बाकी के लोग लाइन में होते हैं जिनकी एक्सटेंशन होनी होती है, उनका क्या? तो उसके जवाब में जी हमारे आसिफ जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं, उनका कहना ये था कि जी इतने कोई लाइन में नहीं होते, बड़ी मुश्किल से तो ये पोस्ट मिलती है और बहुत मेहनत करनी पड़ती है कोई जनरल वेनरल बनने के लिए, तो इतने लोग नहीं होते, इसलिए आप फिक्र ना करें। इसका मतलब ये है कि ये लोग ये काम करते जा रहे हैं और उसके बाद घबरा भी नहीं रहे हैं। साथ साथ पीटीआई के लोगों का ये भी कहना है, जो इस वक्त के अपोजिशन में, वो इस बिल को बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे, इसके खिलाफ बात कर रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि ये गवर्नमेंट जो कर रही है वो इन्हीं के गले में पड़ेगा, यानी कि वो फंदा इन्हीं के गले में पड़ेगा जो ये तैयार कर चुके हैं और पास भी कर चुके हैं। साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूं कि जो एज लिमिट होती है किसी भी कह लीजिए कि जो सर्विस में होते हैं, चीफ्स होते हैं, उनके लिए जो एज लिमिट है वो भी बढ़ा दी गई है। यानी कि जो आर्मी चीफ की थी, यानी वो 64 थी या 63 थी, उसको 67 कर दिया, और इसी तरीके से जजेस की और कई दूसरों की जो एज लिमिट है वो भी बढ़ा दी गई है। साथ साथ जी पाकिस्तान की एजेंसीज को एक और राइट खौफनाक तरीके का जो दिया गया है वो ये कि आप वो किसी को भी कभी भी कहीं से भी, घर से, ऑफिस से, सड़क से, कहीं से भी अरेस्ट कर सकते हैं, 90 डेज के लिए अपने पास रख सकते हैं। और जिसको ऐसा किया जाएगा, जिसके ऊपर कोई भी तरह के एलिगेशन लगा के उसको पकड़ के ले जाएंगे, उसके बारे में ना तो इनसे कुछ पूछा जा सकेगा, ना वो इंसान, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, वो किसी अदालत में अपना केस नहीं ले जा सकेंगे, कोई अपील दायर नहीं की जा सकेगी, किसी को उस इंसान की खबर नहीं दी जा सकेगी। और उस टाइम को, यानी जो 90 डेज के लिए ये लोगों को अरेस्ट करके ले जाएंगे और पकड़ के बंद कर देंगे, इनसे नहीं पूछा जा सकेगा कि वो आदमी कहाँ है, वो इंसान कहाँ है, जिंदा है या मर गया है। 90 डेज के बाद अगर ये चाहें, यानी कि एजेंसी के लोग अगर चाहेंगे, तो वो उसकी मुद्दत को बढ़ा के 60 डेज और बढ़ा सकते हैं, उसके बाद 60 डेज और बढ़ा सकते हैं, और इसी तरीके से वो डेज को बढ़ाते चले जाएंगे, और इनसे पूछने वाला कोई नहीं है। ये अपने बॉस खुद ही होंगे, इनसे कुछ पूछा नहीं जा सकेगा कि आप किसी को पकड़ के क्यों ले गए, आप किसी को उठा के क्यों ले गए, वो इंसान कहाँ है, वो जिंदा है, मर गया है, बीमार है, किस हाल में है, और ना ही वो किसी तरह की भी किसी भी अदालत की तरफ जा सकेगा, ना उसके घर वाले कोई केस कर सकेंगे कि जी आपने हमारे घर का मेंबर उठा लिया है और अब वो कहाँ है। ये खौफनाक तरीके का जो बिल इस वक्त की हुकूमत जिस बेशर्मी से लेकर आ रही है, जिसमें कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब भी जो इस वक्त शामिल हैं, और जी तारीफें की जा रही हैं कि जी ये बिल बड़ा जरूरी था और ऐसा था और वैसा था करके, ये यकीनन एक और बहुत बड़ा, जिसे कह लीजिए कि ब्लैक मार्क या काला धब्बा एक जो है वो गवर्नमेंट की शक्ल पे लगेगा। और इसके बाद जो लोग परेशानियां उठाने के लिए अभी से तैयार हो जाएं कि जो एक इन्होंने जंगल राज शुरू करने जा रही है गवर्नमेंट, एजेंसीज और बाकी लोगों के साथ मिलकर, जो कि बहुत अफसोसनाक है। इस वक्त पाकिस्तान में जो पहले हालात थे, महफूज तो कोई पहले भी नहीं था, किसी को भी कभी भी उठा भी लिया जाता था, मार भी दिया जाता था, लेकिन उस वक्त कम से कम ये तो था कि कोई अदालत के पास जा सकता था, कोई थाने में कंप्लेन लिखवा सकता था, कोई एफआईआर
रजिस्टर हो सकती थी, कोई ये कह सकता था कि हमारे लोग कहाँ हैं हमें बताओ, लेकिन अब तो ये भी चीज जो है वो खत्म कर दी गई है। ना कोई एफआईआर रजिस्टर होगी, ना किसी से पूछा जाएगा, ना किसी से पूछने की किसी को इजाजत होगी, और ना ही कोई केस कर सकेगा कि हमारे लोग इतने दिनों से मिसिंग पर्सन्स में हैं, कहाँ गए। यानी जो बलूचिस्तान के लोग दुहाइयां दे रहे थे और वहां पर जो चीज इलीगल तरीके से चल रही थी, वहां पे क्या पूरी कंट्री में चल रही थी, अब वो लीगल तरीके से चलेगी। यानी पहले इलीगल तरीके से लोगों को उठाया और गायब किया जा रहा था, अब वही चीज जो है वो लीगल तरीके से कर दी गई है कि अब लोगों को उठाया भी जाएगा, गायब भी किया जाएगा, और पूछने पे जवाब भी नहीं दिया जाएगा, बल्कि पूछने की इजाजत ही नहीं होगी। हम पाकिस्तान को क्या बनाते जा रहे हैं, ये सभी की समझ में आ रहा है। पता नहीं चाइनीज की समझ में कब आएगा कि किस तरह से यहाँ पर जो है वो उनके लोगों को मारा भी जा रहा है और साथ साथ उनसे पैसा भी लिया जा रहा है। लेकिन मैं ये भी बताती चलूं कि अमेरिका और चाइना के बीच में पाकिस्तान इस वक्त सैंडविच बना हुआ है। वो अमेरिका की लॉबी में जाए या वो चाइना की तरफ जाए, क्योंकि चाइना को पसंद नहीं कि पाकिस्तान अमेरिका की तरफ जाए, अमेरिका को पसंद नहीं कि चाइना की तरफ जाए। और पाकिस्तान की अपनी हालत इतनी पतली और इतनी खराब हो चुकी है कि वो उनको ये भी समझ में नहीं आ रहा कि पैसा तो हमें दोनों से ही चाहिए, फायदा तो हमें दोनों से ही चाहिए, लेकिन हम दोनों के साथ एक साथ दिखाई नहीं दे सकते। यही वजह है कि इमरान खान के टाइम में भी कभी पाकिस्तान थाली के बैंगन की तरह चाइना की तरफ जाता था और कभी अमेरिका की तरफ। इस वक्त भी यही हाल है। ये जो कतर के लोग विजिट करने के लिए बात की जा रही है कि जी कतरी डेलीगेशन आएगा और पाकिस्तान में $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट होगी, सऊदी डेलीगेशन आया पाकिस्तान में 2.2 और उसके बाद $2.8 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की बात की गई। वो भी इसीलिए कि ये जो गल्फ कंट्रीज पाकिस्तान के साथ बहुत हमदर्दी दिखा रहे हैं, गल्फ कंट्रीज जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लेकर आने की बात कर रहे हैं, वो इसीलिए क्योंकि अमेरिका ने उनसे ऐसा करने के लिए कहा है। लेकिन अगर पाकिस्तान अमेरिका से कहलवा कर और किसी तरीके से गल्फ कंट्रीज से अगर इन्वेस्टमेंट करवाने की तरफ जाएगा और कोशिश करेंगे कि कुछ ना कुछ पैसा मिल जाए, तो उसके लिए चाइना को तो नाराज करना पड़ेगा। और चाइनीज वर्कर्स पे, चाइनीज सिटीजन्स पे जिस तरीके से अटैक चल रहे हैं, लगता नहीं है कि चाइना ज्यादा दिन खामोश बैठने वाला है। जाहिर है भारत के साथ उनकी बातचीत हो गई है, भारत के साथ उनके जो बॉर्डर डिस्प्यूट है वो भी बहुत जल्द लग यही रहा है कि आगे जाकर चाहे कुछ टाइम के लिए सही, 3-4 साल 5 साल के लिए ही सही, लेकिन ये डिस्प्यूट जो है वो कम होने जाएंगे। लेकिन क्या पाकिस्तान वो 4-5 साल सह सकेगा? अगर चाइना ने बिल्कुल ही मुंह फेर लिया या चाइना ने टफ टाइम देना शुरू कर दिया, तब क्या होगा, इस तरफ कोई नहीं सोच रहा। दूसरी तरफ पाकिस्तान जो है बगैर प्रेसिडेंट के चल रहा है और आगे भी लग यही रहा है कि आसिफ अली जरदारी साहब का वापसी का कोई इरादा नहीं है। फिलहाल वो दुबई में ही रहेंगे और उनका पांव ठीक होने तक, जो कि बताया यही जा रहा है कि फ्रैक्चर है, लेकिन ये कि जब तक उनकी ना कोई फुटेजेस आई हैं, ना किसी ने उनको देखा है, ना कोई मिला है, ना कुछ पता है, तो फिर जब तक उनका पांव ठीक नहीं हो जाएगा तो ये वाहिद कंट्री होगी जो बगैर प्रेसिडेंट के चलेगी। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये बिल पास होने के चक्कर में आसिफ अली जरदारी साहब को भी बाहर भेज दिया गया है। और आपको तो पता ही है कि पाकिस्तान में कोई भी लीडर, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो डिफेंस मिनिस्टर हो, या कोई भी XYZ मिनिस्टर हो, वो अपनी मर्जी से तो छींक भी नहीं मार सकता। अगर उसने छींकना भी होता है तो कहते हैं सर मैं खांस लूं, मैं छींक लूं, ये बात होती है। तो भाई जिन्होंने भेजा है उन्होंने भेजा है, और जिन्होंने भेजा है उन्होंने भेजे में क्या भेजा है ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है भेजे में भेजा ही नहीं भेजा। लेकिन ये जरूर है कि ये बिल जो है वो पास करवा लिया गया है। और उस वक्त ये सारे लीडर जो है ये मुल्क से बाहर है, नवाज शरीफ भी, आसिफ अली जरदारी भी, और शहबाज शरीफ साहब, उनका क्या है जी, उनका तो होना ना होना बराबर है, वो तो वही करते हैं जो उनसे करने को कहा जाता है। बहरहाल यहाँ से मैं चलती हूँ, और बड़ी टेंस सिचुएशन है इस वक्त पाकिस्तान में, चाहे वो चाइनीज वर्कर्स को लेकर हो, चाइनीज सिटीजन्स को लेकर हो, चाहे इस बिल को लेकर हो। डेफिनेटली अब हर एक को अपने इर्द गिर्द जो है वो माहौल तंग होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये और बात है कि TLP या TTP का ये कुछ नहीं कर पा रहे और शायद करना भी नहीं चाहते। इनका यही यही इनका मोटिव है, या यही ये चाहते हैं कि TTP वाले भी अटैक करते रहे और TLP वाले भी लोगों को जिंदा जलाते रहे। उनके ऊपर ना कोई बिल आ रहा है, ना कोई कार्रवाई हो रही है, ना कोई अरेस्ट हो रहा है, ना किसी को पकड़ा जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं इस वक्त पाकिस्तान में क्या चल रहा है। यहाँ से मैं चलती हूँ, बहुत जल्द आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।